अगर आप मेजॉरिटी ट्रेडर्स जैसे हो तो शायद आप हमेशा कोई नई चीज सीखने में लगे रहते हो। कभी नया कोई इंडिकेटर, नया चार्ट पैटर्न या नई स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना है तो स्ट्रैटेजी से ही होगा। और आपकी करंट स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप लॉस कर रहे हो तो सबसे इजी रास्ता यही दिखता है कि स्ट्रैटेजी चेंज करूंगा तो शायद प्रॉफिट होगा। दैट इज वेयर यू फॉल इन अ ट्रैप। अगर अच्छा ट्रेडर बनना है तो एक बात सुन लो, आपके लॉसेस का रीजन स्ट्रैटेजी नहीं, आपकी गलतियां हैं। वो गलतियां जो आप बार बार रिपीट करते हो। और वर्स्ट पार्ट ये है कि ट्रेडिंग के दौरान आपको ये मिस्टेक्स रियलाइज भी नहीं होती। देखो, ट्रेडिंग में गलतियां मेनली दो तरह की होती हैं। एक जो आपकी साइकोलॉजी से आए, आपके बिहेवियरल पैटर्न से, और दूसरी वो गलतियां जो आपके हाफ बेक्ड नॉलेज से आती है। और वर्स्ट पार्ट पता है, जब लॉस होता है तब आप ब्लेम करते हो कि मार्केट सही नहीं था या स्ट्रैटेजी में ही प्रॉब्लम था, बिकॉज नो वन टोल्ड यू द रियल रीजंस बिहाइंड योर ट्रेडिंग लॉसेस। आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन के जो पैटर्न्स है, द ट्रैप्स, योर माइंडसेट फ्लॉज, जिनसे आपका कैपिटल धीरे धीरे वाइप आउट हो जाता है, इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। सो इफ यू आर लूजिंग मनी एंड यू डोंट नो व्हाई, दिस वीडियो विल बी योर मिरर। क्योंकि अगर गलतियां आपने आइडेंटिफाई ही नहीं की तो अपने ट्रेडिंग को आप इंप्रूव कैसे करोगे? इस वीडियो में मैं सिर्फ मिस्टेक्स पॉइंट आउट नहीं करूंगा, मैं आपको उनके सॉल्यूशंस भी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने रिपीटिंग एरर्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे, उनके पीछे के रीजंस, रूट कॉजेस समझ पाओगे, बिकॉज ऑफ विच यू कैन चेंज द वे यू एग्जीक्यूट योर ट्रेड। सो विद दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो, सबसे पहले एक ऐसी गलती से शुरू करते हैं जो मैक्सिमम ट्रेडर्स के करियर का दी एंड करने के लिए जिम्मेदार है। अच्छे ट्रेडर्स होने के बावजूद ये मिस्टेक कई बार आपका सारा कैपिटल वाइप आउट कर देती है। स्केलिंग अप टू फास्ट। मोस्ट ट्रेडर्स के साथ होता क्या है, दे स्टार्ट स्मॉल, छोटी साइज के अकाउंट के साथ ट्रेड करते हैं, पहले 10,000 के फंड्स ऐड किए, पर जब आपको इस कैपिटल के साथ कभी 1,000 2,000 के प्रॉफिट्स होते हैं, फिर दिमाग में एक ख्याल आता है, अगर 10,000 से 2,000 बना लेता हूं तो 1,00,000 डाले होते, फिर तो आज 20,000 बन जाते। अब तो ट्रेडिंग सीख गया, फिर कम पैसों के साथ क्यों ट्रेड करूं? और वहीं पे आप फंस जाते हो, क्योंकि जब 1,00,000 के साथ ट्रेड करते हो तब जो 1,000 2,000 के प्रॉफिट्स भी थे वो भी बंद हो जाते हैं एंड यू एंड अप पाइलिंग अप बिगर लॉसेस। बराबर? अब इस दौरान मार्केट सेम है, कहने को आपकी स्ट्रैटेजी, आपका सेटअप भी सेम है, तो फिर ऐसा क्या बदला जिससे अचानक आपके बड़े लॉसेस होना शुरू हो गए? यहां बदला आपका माइंड, आपकी साइकोलॉजी। जब आपका फंड साइज और पोजीशन साइज बढ़ता है तो आप सेम सेटअप को भी सेम वे में ट्रेड नहीं कर पाते। जब 10,000 ट्रेड में डिप्लॉय करने के बाद ट्रेड 10% का भी प्रॉफिट देता है तो आपको 10% नहीं दिखता, आप देखते हो कि प्रॉफिट 1,000 का हुआ है। अगर आपको इस पॉइंट पर भी ट्रेड में कन्विक्शन है, आपकी स्ट्रैटेजी में, सेटअप में कन्विक्शन है, तो आप उस ट्रेड को होल्ड करते हो, राइट? क्योंकि अगर इसमें से कुछ प्रॉफिट चले भी जाए तो आपको ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज प्रॉफिट है, मगर है तो आखिर 1,000 का। बट मानो आपने एक ही ट्रेड में 1,00,000 रुपए डिप्लॉय किए हैं और इंट्राडे मूव में क्विकली आपको 2-3 हजार का प्रॉफिट दिख रहा है। नाउ यू क्विकली जंप टू बुक दैट प्रॉफिट। व्हाई? बिकॉज आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पैसे एक ही ट्रेड में लगा दिए। अब अचानक आपने आपका कैपिटल तो 10x बढ़ा दिया, बट जब मार्केट थोड़ा सा भी मूव करता है तो अब आपका पीएनएल बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस दिखाता है, जिसके लिए आपका माइंड रेडी ही नहीं था। 2-3 हजार अगर आपके लिए बड़ा अमाउंट है और किसी ट्रेड में इतना प्रॉफिट आपको क्विकली दिखता है तो देन फियर किक्स इन, ये प्रॉफिट चला गया तो। और इस चक्कर में हर अच्छे ट्रेड में आप कर लेते हो अर्ली एग्जिट। अब ये एग्जिट आपने आपके स्ट्रैटेजी के बेसिस पे थोड़ी ना किया, ना ही आपके परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स देखकर। आप तो परसेंटेजेस में सोच ही नहीं रहे हो, आप बस पीएनएल का एब्सोल्यूट नंबर लेके अटके हो। एंड बिकॉज आपने कैपिटल सडनली 10 गुना बढ़ा दिया, अब सिर्फ वो पीएनएल का नंबर देखते ही आपके इमोशंस आपके एग्जीक्यूशन को इंपैक्ट करते हैं।
fear of loss, greed to protect your profits, hesitation to execute. Now, all of this shoots up, and suddenly you are no longer the same trader you were when you were trading with small capital. अब प्रॉब्लम ये है कि बड़ी पोजीशन साइज आपकी स्किल को स्केल नहीं करती, बड़ी पोजीशन साइज आपके हैबिट्स को स्केल करती है। जो वीकनेस छोटी ट्रेडिंग साइज पर मैनेजेबल था, अब वो एम्पलीफाई हो जाता है, और जब ट्रेड्स आपके अगेंस्ट जाते हैं तो आपके लॉसेस भी 10 गुना हो जाते हैं। देखो, एवरी प्रॉफिटेबल सिस्टम हैज ड्रॉडाउन्स, बट व्हेन ट्रेडर्स ट्राई टू स्केल अप वेरी फास्ट, they only imagine scaled up profits, not scaled up drawdowns. So अब वही 5% सिस्टम ड्रॉडाउन जो 10,000 के कैपिटल के साथ आपको दिख रहा था, now that becomes emotionally devastating जब आपका कैपिटल ही 1 लाख या 2 लाख होता है, even if the system is working exactly the same. अब जो सेटअप छोटी साइज पे काम करता था, वही सेटअप बड़े साइज पे आपको लॉसेस दे जाता है, क्योंकि आप उससे सेम तरीके से ट्रेड ही नहीं कर पाते। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल। जब आप पहले ही दिन जिम जाते हो, तब क्या 100 केजीज का डेडलिफ्ट ट्राई करते हो? नहीं ना, क्योंकि आपको भी पता है कि एक तो वो हो नहीं पाएगा, और जबरदस्ती अगर आप 100 किलो उठाने की कोशिश करोगे तो इंजरी हो जाएगी। तो शुरुआत आप 20 या 30 किलो से करते हो, बराबर। अब मान लो कुछ दिनों बाद आप 30 किलो कंफर्टेबली उठा सकते हो, तब क्या अचानक आप 100 किलो उठाने की कोशिश करोगे? नहीं ना, आप 30 से 40 जाओगे। जब उस स्ट्रेस को आपकी बॉडी झेल पाएगी, तब धीरे धीरे वेट्स का प्रेशर आप बढ़ाते जाओगे, राइट? अब ट्रेडिंग में भी सेम करना है। स्टार्ट विथ अ कैपिटल जिसमें पीएनएल के फ्लक्चुएशंस देख के आपकी नींद नहीं उड़ेगी। देखो, किसी भी ट्रेडर के जर्नी में कैपिटल स्केल अप कैसे करना है, इसका लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए, और स्केलिंग अप का जो आपका प्लान होगा वो रूल्स के बेसिस पर पहले से डिसाइड कर लो। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट होने के बाद सोचते हो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में कितना कैपिटल डिप्लॉय करूं, तो लॉजिक नहीं चलेगा। सिर्फ आपके इमोशंस और ओवर कॉन्फिडेंस ये डिसाइड करेंगे कि आप कितना आपका कैपिटल बढ़ा दोगे। उस वक्त आप ये नहीं देखते कि स्ट्रैटेजी स्टेबल है या नहीं, आप बस ये सोचते हो सेविंग्स है, मंथली इनफ्लो आ रहा है, चलो और थोड़े फंड्स ऐड करते हैं। दिस कैन बी डेंजरस। जब कैपिटल स्केल अप करना हो तो आपका डिसीजन मैथ्स के बेसिस पे होना चाहिए, मूड के बेसिस पर नहीं। और क्या होना चाहिए ये मैथ्स? 3 चीजें याद रखो। 3 रूल्स व्हेन इट कम्स टू स्केलिंग अप योर कैपिटल। रूल नंबर 1, करंट कैपिटल पे मिनिमम 50 ट्रेड्स करो। मानो आप 25,000 के कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो। अब सेम कैपिटल के साथ आपको मिनिमम 50 ट्रेड्स करने हैं, एंड यू शुड ट्रैक अ फ्यू थिंग्स। पहले तो ये कि आपके कितने ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है, कितने ट्रेड्स लॉस में है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर विनिंग ट्रेड में प्रॉफिट कितना हो रहा है और लूजिंग ट्रेड में लॉस कितना हो रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो या नहीं, ये चीजें बारीकी से ट्रैक करो। और अगर इन 50 ट्रेड्स के बाद भी आपका ओवरऑल पीएनएल ग्रीन है, और सबसे बुरा ड्रॉडाउन जिस भी ट्रेड में आया होगा वो 10% के अंदर था, अगर तब ही आप स्केल करने के बारे में सोच सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो यू हैव टू वेट फॉर 50 मोर ट्रेड्स टिल द टाइम दीज कंडीशंस आर मेट। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस में जाते हैं, तो फिर अगर मैं भी लॉस में रहूंगा तो फिर इन कंडीशंस के साथ तो मैं स्केल अप ही नहीं कर पाऊंगा। यही तो मेरा पॉइंट है। अगर लॉसेस हो रहे हैं तो फिर स्केल अप करना ही क्यों है? पहले प्रूव तो करो कि छोटे कैपिटल पर आपका एग्जीक्यूशन, आपका बिहेवियर, आपका सिस्टम आपके कंट्रोल में है। अगर 10,000 के कैपिटल पर भी आपका ड्रॉडाउन वाइल्ड है, अगर आप 50 ट्रेड्स तक भी अपने रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो 1 लाख डाल के क्या ही बदल जाएगा? बस पीएनएल में आपको नंबर्स बड़े दिखेंगे, मतलब आपके लॉसेस भी बढ़ जाएंगे, साथ में इमोशंस ज्यादा फ्लक्चुएट होंगे, और आपकी जो भी गलतियां है वो आपको अब ज्यादा महंगी पड़ेगी। तो अगर सीरियस ट्रेडर बनना है तो आपका पहला टारगेट सिर्फ इतना होना चाहिए कि मैं कॉन्जिक्यूटिव 50 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करूंगा, बिना मेजर ड्रॉडाउन के, बिना इंपल्सिव डिसीजंस के, सेम सेटअप और सेम सिस्टम के साथ। जब ये होगा
तब जाके आप स्केलिंग अप का प्लान बनाओ। तब आप नंबर्स से सोचोगे, इमोशन से नहीं। अब रूल नंबर 2, जब भी आप कैपिटल स्केल करोगे, स्केल इट अप बाय जस्ट 10 और 20%, नॉट मोर। गलती यही होती है, कुछ महीने ट्रेड करने के बाद 10-20 हजार कैपिटल वाले ट्रेडर्स भी अक्सर स्केल अप करके सीधा 50,000 के साथ ट्रेड करने लगते हैं। आपका कैपिटल जो भी हो, अगर पहला रूल सक्सेसफुली आपने फॉलो किया, तो 50 ट्रेड्स के बाद अपना कैपिटल 10 से 20% आप बढ़ा सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट। अब एग्जैक्ट कितने परसेंट से स्केल अप करना है, यू कैन टेक दैट कॉल, बट 20% से ज्यादा यू कैनॉट स्केल अप एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। फिर वापस जब इस कैपिटल के साथ आप कॉन्जिक्यूटिव 50 ट्रेड्स करोगे, मीटिंग द कंडीशंस जो हमने फर्स्ट रूल में डिस्कस किए, तब जाके आप सोच सकते हो टू स्केल अप बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और जब तक नए पीएनएल स्विंग्स आपको नॉर्मल नहीं लगते, तब तक इस पॉइंट के आगे स्केल अप करने में कोई सेंस ही नहीं है। ओके, कूल है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल 3, डेली मैक्स लॉस का रूल फॉलो करो। जैसे ही आपका पोजीशन साइज बड़ा होता है, इमोशंस भी बड़े हो जाते हैं। इसलिए आपका कैपिटल जितना भी हो, आप एक फिक्स्ड रूल रखो। अगर किसी भी दिन पर आपका डेली लॉस आपके टोटल कैपिटल के 2% को क्रॉस करता है, तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो यूज फीचर्स लाइक लॉस लिमिट ऑन पंच, जिससे आप ऐसे दिनों पर ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो। तो ये है 3 रूल्स विच यू हैव टू फॉलो व्हेन इट कम्स टू स्केलिंग अप योर कैपिटल। और अब सबसे बड़ा इंसाइट जो ट्रेडर्स अक्सर मिस कर देते हैं, ट्रेडर्स अपनी पोजीशन साइज तब बढ़ाते हैं जब उनका एक अच्छा प्रॉफिटेबल दिन जाता है, बराबर। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स अपनी पोजीशन साइज तब इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जब उनको अपना ट्रेडिंग सिस्टम बोरिंग लगने लगे। सो विद दैट, लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस द सेकेंड मिस्टेक। अब ये मिस्टेक आप कई सारे रिटेल ट्रेडर्स के चार्ट पर देखोगे। नीचे आरएसआई लगा दिया, उसके ऊपर एमएसीडी भी प्लॉट किया, प्राइस चार्ट के ऊपर बॉलिंजर बैंड्स लगा दिए, और साथ में 2-3 मूविंग एवरेजेस, सुपर ट्रेंड, और इन सब के बीच कैंडलस्टिक्स का प्राइस एक्शन पढ़ना कहीं दूर रह जाता है। क्योंकि मोस्ट ट्रेडर्स सोचते हैं एक इंडिकेटर अगर अच्छा काम कर रहा है तो 2 और ऐड कर लेता हूं, फिर एक और, तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, राइट? और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। अब मेजॉरिटी आपके इंडिकेटर्स प्राइस से ही तो बनते हैं। प्राइस पर कुछ कैलकुलेशंस किए जाते हैं, जिसके बाद आपको इंडिकेटर वैल्यूज दिखते हैं, जो प्राइस चार्ट पर या चार्ट के नीचे आप प्लॉट करते हो, बराबर। अब आपको लग ये रहा है कि आप 5 अलग टूल्स से मार्केट को देख रहे हो, पर रियलिटी में आप वही प्राइस को बस अलग अलग नजरिए से देख रहे हो, दैट्स इट। और हर नजरिया कुछ और ही बता रहा होता है एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। सी, एज ह्यूमंस हमें अक्सर कॉम्प्लेक्स चीजें देखने से या करने से किक मिलती है। ऊपर से ट्रेडिंग में हमें लगता है कि ट्रेडिंग तो डिफिकल्ट है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सीखेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। बट जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना आपके एनालिसिस या स्ट्रैटेजी पर नहीं, आपके एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। तो सेटअप को आप जितना सिंपल रखोगे, उतना वो आपको बेहतर रिजल्ट्स देगा। पॉइंट ये है कि आपको सेम सेटअप के साथ कंसिस्टेंटली ट्रेड करना है, रादर देन नए नए कॉम्प्लेक्स सेटअप्स ट्राई करना। अब ट्रेडर्स को ये लगता है कि ज्यादा इंडिकेटर्स मतलब ज्यादा सेफ्टी, बट रियलिटी ये है कि जितने ज्यादा आप इंडिकेटर्स लगाओगे, उससे आपकी सेफ्टी नहीं बढ़ेगी, बस आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। अगर मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ आप चार्ट को क्लटर करोगे, तो आपको 3 मेजर दिक्कतें आएंगी। पहला प्रॉब्लम यह है कि आपके ट्रेडिंग की टाइमिंग खराब हो जाती है। अब मान लो आरएसआई ने आपको बाय सिग्नल दिया, आपका सेटअप भी रेडी है, बट आप वेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एमएसीडी का क्रॉसओवर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, बॉलिंजर का मिडलाइन सपोर्ट भी टेस्ट नहीं हुआ। तो आप वेट करते हो, और तब तक मार्केट तो आगे निकल जाता है। नाउ बाय द टाइम सारे इंडिकेटर्स आपको सेम सिग्नल देंगे,
तब तक तो शायद आरएसआई ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी पहुंच चुका होगा, शायद वहां एक हाथ बेरिश डाइवर्जेंस भी दे दिया होगा। अब इस पॉइंट तक प्राइस ने ऑलरेडी इतना रन अप दिया होगा कि आप एंट्री करने में बहुत लेट हो गए हो। सो नाउ इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग कन्विक्शन इन इंडिकेटर्स की वजह से आपका कन्विक्शन वीक पड़ जाता है। अब ये एनालिसिस थोड़ी ना है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस। और एक बात याद रखना, हर इंडिकेटर एक फिल्टर है ऑफ द सेम प्राइस, और हर इंडिकेटर में जो टाइम लैग होता है वो अलग अलग होगा। एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिकेटर्स टू अलाइन एट द सेम टाइम इज लाइक एक्सपेक्टिंग कि शहर के सारे ट्रैफिक सिग्नल एक साथ ग्रीन हो जाए। डजंट हैपन, राइट? अब दूसरी दिक्कत यह है कि जब आप मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करते हो तो कई बार चार्ट पर सेम टाइप के दो इंडिकेटर्स लग जाते हैं। देखो, इंडिकेटर्स मेनली चार टाइप्स के होते हैं: ट्रेंड, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम। अगर आप पैराबोलिक सार और सुपर ट्रेंड जैसे दोनों ट्रेंड इंडिकेटर्स एक साथ लगाते हो, या आरएसआई और स्टोकेस्टिक एक साथ, तो सिग्नल्स आपको डबल नहीं मिलेंगे, आपको डबल कंफ्यूजन मिलेगा। इंडिकेटर्स के साथ ये सबसे पहली गलती है, एक ही टाइप के दो इंडिकेटर्स प्लॉट कर देना। देखो, इंडिकेटर्स का फायदा तब ही है जब आप उनके सही कॉम्बिनेशन को राइट मार्केट कंडीशंस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज कर सको। अब अगर आप आरएसआई, एमएसीडी, स्टोकेस्टिक सब एक साथ डाल दोगे तो है तो सब मोमेंटम इंडिकेटर्स ही। देखो, हर एक का लॉजिक थोड़ा अलग होगा, बट जिस प्राइस के बेसिस पर इंडिकेटर वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो तो सेम ही है। जिस टाइप के ये इंडिकेटर्स है, जो इनका पर्पस है, वो भी बहुत सिमिलर है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? आपको चार्ट पर मिक्स्ड सिग्नल्स दिखेंगे। इंडिकेटर्स को जब आप रीड करोगे आपको कॉन्फ्लिक्टिंग लॉजिक दिखेगा, और अल्टीमेटली इससे भी आपके ट्रेड की टाइमिंग और खराब हो जाती है। अब आपको लगता है कि यहां कंफर्मेशन मिल रहा है, बट एक्चुअली आपका जो सेटअप है वो डाइल्यूट हो रहा है। और अगर आप सुपर ट्रेंड के ऊपर एक और ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर डाल रहे हो, तो या तो आपको उसका डीपर यूज पता होना चाहिए, नहीं तो आप बस आपके चार्ट को क्लटर कर रहे हो। और एक बात याद रखना, आपका चार्ट जितना क्लटर्ड होगा उतने ही आपके डिसीजंस अनक्लियर होंगे। अब बहुत सारे इंडिकेटर्स एक साथ यूज करने की तीसरी दिक्कत है ये: 4 इंडिकेटर सेटअप इज इक्वल टू नो सेटअप। मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको लगता है आपका सेटअप 4 इंडिकेटर्स का है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपका कोई सेटअप ही नहीं है। बिकॉज यू हैव 4 डिफरेंट इंडिकेटर्स, आप कभी आरएसआई पे एंटर करते हो, कभी सुपर ट्रेंड पे, कभी बॉलिंजर बैंड पे रिवर्सल पकड़ते हो। हर ट्रेड में आप चार्ट पे कुछ और ही देख रहे हो। देखो, इस पूरे वीडियो का मेरा मेन पर्पस यही है कि आप अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को एनालाइज कर पाओ, क्योंकि जब तक आप खुद की गलतियां पिन पॉइंट नहीं कर पाते, आप इंप्रूव कैसे करोगे और क्या इंप्रूव करोगे? और मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाने का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप सोच रहे होते हो कि एक सेटअप 3-4 इंडिकेटर्स पे बेस्ड है, पर रियलिटी में हर ट्रेड आप किसी नए लॉजिक के साथ एग्जीक्यूट करते हो। कभी आरएसआई से एंट्री ली, कभी सुपर ट्रेंड से, कभी वीवैप पे बाउंस पकड़ रहे हो। और जब ट्रेड गलत जाता है तो आपको पता कैसे चलेगा कि गलत आखिर गया क्या, गलती कहां हुई? हर बार सेम चीज करोगे तो यू कैन फाइंड कि इस सेटअप में ये पर्टिकुलर गलती हो रही है, बट बिकॉज आप बार बार सेटअप चेंज कर रहे हो, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। तो ऐसे में आप बैक टेस्ट क्या करोगे? अपने इंडिकेटर स्ट्रैटेजी या सेटअप को रिफाइन कैसे करोगे? ट्रेड किस वजह से गलत गया ये पता कैसे चलेगा? और ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब आप सेम टाइप के मल्टीपल इंडिकेटर्स एक साथ लगाते हो। अगर आप बस 4 इंडिकेटर्स लगा के रिएक्ट कर रहे हो तो आप कोई भी सेटअप फॉलो नहीं कर रहे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल है। देखो, टेक्निकल ट्रेडर हो तो पहले प्राइस एक्शन पर फोकस करो एंड ऐड 1 और 2 इंडिकेटर्स जो आपकी स्टाइल, आपकी साइकोलॉजी को सूट करे, और फिर उस सेटअप के साथ टाइम स्पेंड करो। स्पेंड एटलीस्ट 1 मंथ
ट्रेडिंग विद द सेम सेटअप। अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, नोट देम डाउन। इससे आपको बहुत सारे लर्निंग्स मिलेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड मिस्टेक, विच इज यूजिंग टू मेनी इंडिकेटर्स। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक, मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा। अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हो तो मूविंग एवरेजेस या सुपर ट्रेंड जैसे इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपको डायरेक्शन और मोमेंटम दोनों अच्छे से दिखाते हैं। अगर आप एक रेंज में ट्रेड करते हो तो आरएसआई, बॉलिंजर बैंड्स और स्टोकेस्टिक ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि ये ओवरबॉट, ओवरसोल्ड जोन्स दिखाते हैं जो साइडवेज मार्केट्स और नो ट्रेड जोन्स आइडेंटिफाई करने में आपके बहुत काम आते हैं। प्लस आरएसआई डाइवर्जेंसेस को आप प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेजेस के साथ कंबाइन करके बेटर एंट्रीज और एग्जिट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाय द वे, आरएसआई और डाइवर्जेंसेस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है विच यू कैन चेक आउट ऑन अ यूट्यूब चैनल। अगर आप बिगिनर भी हो तो आपको इस वीडियो से आरएसआई इंडिकेटर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, और मेरा 4 स्टेप फ्रेमवर्क भी मैंने इस वीडियो में बताया है, जिसके बेसिस पर आप किसी भी चार्ट पर डाइवर्जेंसेस प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाओगे। नाउ कमिंग बैक टू विच इंडिकेटर्स यू कैन यूज बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। देखो, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो या प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो प्राइस प्लस वॉल्यूम प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालाइज करना इतना ही आपके लिए काफी यूजफुल होगा, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ना टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड ज्यादा इंडिकेटर्स लगाने से कई बार आपके सिग्नल्स डिलेड होते हैं, जिसकी वजह से आपकी एंट्री टाइमिंग बिगड़ जाती है। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेडिंग मिस्टेक, आई वांट यू टू रिमेंबर कि ट्रेडिंग में एज ज्यादा इंडिकेटर्स यूज करने से नहीं आता। एज आता है कम टूल्स को डीपली समझने से और उन्हें कंसिस्टेंटली यूज करने से। तो चार्ट को डीक्लटर करो, जितना कम क्लटर उतना ज्यादा आपका कन्विक्शन। एवरी ट्रेडर लव्स द आइडिया ऑफ कैचिंग अ ब्रेकआउट, बराबर। जब प्राइस काफी समय तक रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करती है और एक पॉइंट पे आके यू सी अ लॉन्ग ग्रीन कैंडल जो रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, आपको वॉल्यूम भी हाई दिखाती है, प्राइस का मोमेंटम भी आपको स्ट्रॉन्ग दिखता है। नाउ आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि वही मोमेंट जब ब्रेकआउट सबसे ज्यादा सेफ लगता है इज ऑफन द वर्स्ट मोमेंट टू एंटर अ ट्रेड। लेट मी एक्सप्लेन। इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ एंट्री पे नहीं, इनफैक्ट एग्जिट पे वॉल्यूम चाहिए होता है। जब भी आपको चार्ट पर ब्रेकआउट दिखता है, वो ब्रेकआउट किन ट्रेडर्स की वजह से आता है? ब्रेकआउट उन ट्रेडर्स की वजह से आता है जो पहले ही बिफोर हैंड अपनी पोजीशंस बना लेते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस। ब्रेकआउट उनसे नहीं आता जो एक ब्रेकआउट को रेजिस्टेंस लेवल के बाद चेस करते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस और सीजन ट्रेडर्स ऑलरेडी अपनी पोजीशन एक्यूमुलेट कर लेते हैं बिफोर द ब्रेकआउट। बाय द टाइम द ऑब्वियस कैंडल फॉर्म्स, वो ऑलरेडी घुस चुके होते हैं उस पोजीशन में पूरी तरह से। फिर जब रिटेल अपनी पोजीशंस पाइल ऑन कर लेता है, दैट इज व्हेन दिस लिक्विडिटी इज यूज्ड बाय द प्रोज टू एग्जिट देयर ट्रेड्स। जो ट्रेड्स, जो पोजीशंस उन्होंने पहले से बना के रखे हैं, अब जब रिटेल ट्रेडर्स घुसते हैं तब वो उन्हीं पोजीशंस को क्लियर ऑफ करते हैं। सो जब आप ट्रेड में घुस रहे हो तब वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। सेकेंड पॉइंट, जो ब्रेकआउट कैंडल आपको एकदम सेफ लगती है, इट इज द कैंडल दैट ऑफन डिस्ट्रॉयज योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप रेजिस्टेंस के ऊपर किसी कैंडल के हाई पर एंट्री ले रहे हो तो आपको अपना स्टॉप लॉस काफी नीचे लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट के बाद प्राइस अक्सर रीटेस्ट भी करती है। अगर आप लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाओगे बिलो द ब्रोकन लेवल, तो आपका टारगेट तो अगले रेजिस्टेंस लेवल पर ही होगा। वॉट एवर इज द नेक्स्ट लॉजिकल लेवल, वहां टारगेट तो आपका होगा। बट इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपके अगेंस्ट जाएगा। रिस्क आपका अब इतना बड़ा हो चुका है बिकॉज एंट्री आपने इस कैंडल के हाई पर ली है, बट जो रिवॉर्ड है वो तो इतना सा है, एंड दिस गोज अगेंस्ट यू, विच इज अ बिग मिस्टेक। थर्ड थिंग, लेट एंट्री इज इक्वल टू फोमो, नॉट कन्विक्शन।
अगर आप ब्रेकआउट कैंडल के बाद घुस रहे हो तो आपका सेटअप नहीं, आपका फियर उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, ब्रेकआउट ट्रेड्स में आपका कन्विक्शन आपके प्लानिंग से आता है, सिर्फ उस ब्रेकआउट को स्पॉट करने से कन्विक्शन नहीं आता। नाउ व्हाई डज दिस हैपन? अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ट्रेडर्स अक्सर ऐसे लेट एंट्री क्यों लेते हैं? बिकॉज हमारा जो ब्रेन है उसे अनसर्टनिटी पसंद नहीं, हेंस वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर कंफर्मेशन। बट इन ट्रेडिंग आप कंफर्मेशन का जितना ज्यादा वेट करोगे, कई बार उतना ही आपका सेटअप वर्सन हो जाएगा। एंड दैट इज द पैराडॉक्स ऑफ ब्रेकआउट्स। द सेफेस्ट ब्रेकआउट इज यूजुअली द मोस्ट डेंजरस एंट्री। तो नाउ हाउ शुड यू अप्रोच ब्रेकआउट्स? करेक्ट तरीका क्या है ब्रेकआउट ट्रेड में एंट्री लेने का? पहले तो एंटिसिपेट करो, चेज मत करो। प्रोस डोंट एंटर आफ्टर दैट बिग कैंडल। वो पहले से अपने ब्रेकआउट लेवल्स मार्क करते हैं, वॉल्यूम्स एनालाइज करते हैं, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो फिर तो ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करो और बाकी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस डेटा भी एनालाइज कर लो। ब्रेकआउट ट्रेड करने हैं तो आपको पहले से रेडी रहना होगा इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट ब्रेकआउट। देन लुक फॉर रीटेस्ट्स। देखो, ब्रेकआउट के बाद मोस्ट टाइम्स प्राइस अपने पुराने लेवल को रीटेस्ट करता है एज अ सपोर्ट, स्पेशली एट दैट पॉइंट जब प्राइस ऑलरेडी भाग चुका है, ब्रेकआउट सेफ लग रहा है, तो अ ग्रेट वे टू एंटर इज टू फर्स्ट वेट फॉर अ रीटेस्ट। अगर प्राइस पुराने लेवल पर आता है, यू कैन ऑब्जर्व कि प्राइस उस लेवल पर आके रिएक्ट कैसे कर रहा है। अगर फेक ब्रेकआउट है तो प्राइस इस लेवल को एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, ब्रेक करके सीधा नीचे आ जाएगा, एंड यू कैन देन स्पॉट द फेक ब्रेकआउट वेरी फास्ट। बट अगर प्राइस अपने पुराने लेवल को रिस्पेक्ट करता है एज अ सपोर्ट, then you will be able to take a long entry somewhere here with a better risk reward ratio, and that risk reward ratio becomes the difference between this point and this point. तो रीटेस्ट का वेट करने के लिए आपको पेशेंस तो लगेगा, बट सिर्फ चेज करने से कई दफा बेहतर है कि आप वेट करो कि प्राइस एक लॉजिकल पॉइंट पर आ पाए where you can take an entry. The next point is use structure for stops. कई लोग आपको बोलेंगे कि सिर्फ ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। देखो, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, ब्रेकआउट ट्रेड करना आपको प्रॉपरली आता है, तो अलग बात है। बट इफ यू आर जस्ट अ बिगिनर हु हैज जस्ट लर्नड अबाउट ब्रेकआउट ट्रेडिंग, तो प्लीज ये गलती कभी मत करना। बिकॉज मोस्ट फेक ब्रेकआउट्स में आपको एक बड़ी कैंडल दिखती है, पर उसी कैंडल के एंड तक या अगले एक दो कैंडल्स में आप देखोगे कि प्राइस इतने फोर्स के साथ पलटती है कि आपको एग्जिट का भी कई बार मौका ही नहीं मिलता, और इसमें आपका काफी नुकसान हो सकता है। इनफैक्ट कई बार प्राइस स्टॉप लॉस को भी जंप करके क्विकली नीचे आ सकती है। तो अगर बिगिनर ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस हमेशा एक लॉजिकल लेवल पर रखो ड्यूरिंग ब्रेकआउट्स। अगर ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो जो भी आपका ब्रेकआउट लेवल है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड नाउ कमिंग टू द फाइनल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, accept that you won't catch every breakout. Most importantly, ये accept कर लो that you won't be able to catch every breakout. मैं हमेशा कहता हूं that missing a trade is okay, but entering a trade at the wrong point is not. सही ट्रेड में भी गलत टाइमिंग पर एंट्री कर ली तो नुकसान मार्केट का नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। तो ब्रेकआउट्स की बात है तो दो चीजें हमेशा याद रखो, breakouts reward preparation, not panic. And if the breakout looks too safe, it's already too late. कई सारे ट्रेडर्स प्राउडली बोलते हैं, मैं 10 में से 7-8 ट्रेड्स में प्रॉफिट करता हूं, मेरा हिट रेशियो 70% है, 80% है। बस 2-3 ट्रेड्स की वजह से ओवरऑल लॉस हो जाता है। लेकिन जरा सोच के देखो, अगर सिर्फ 2-3 ट्रेड्स ऐसे हैं कि आपके सारे प्रॉफिट्स इरेज हो जाते हैं, तो दिक्कत उन ट्रेड्स में नहीं है, दिक्कत आपके सिस्टम में है, और सबसे बड़ी दिक्कत आपकी सोच में है। एक्यूरेसी को चेस करना या हिट रेशियो पर फोकस करना सुनने में लॉजिकल लगता है, और मार्केट में ये सबसे इजी चीज है जिसका लोग शो ऑफ करते हैं। 7 ट्रेड्स ग्रीन गए, लगता है अब मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही जाऊंगा।
कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और इसी कॉन्फिडेंस को लेकर आप एक्स्ट्रा रिस्क लेना स्टार्ट करते हो बिना रियलाइज किए। फिर एक बड़ा लॉस आता है, और उस लॉस के बाद सिर्फ आपका पैसा नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। ट्रेडिंग का पूरा मान लो फ्लो ही हिल जाता है, बराबर। इसीलिए मैं कहता हूं, हिट रेशियो पे बाद में काम करो, पहले अपना रिस्क रिवॉर्ड फिक्स करो। प्रॉफिट होने पे कितना रिवॉर्ड ले रहे हो, लॉस होने पे कितना दे रहे हो। ये रेशियो अगर वीक है तो हिट रेशियो मैटर ही नहीं करता। हिट रेशियो क्या है? एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी बनाने के लिए टाइम चाहिए, रिफाइनमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। बट मोस्ट ट्रेडर्स उस लेवल तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि पहले ही वो अपना कैपिटल ब्लो कर देते हैं। और याद रखो, हिट रेशियो कैन बी वेरी मिसलीडिंग। मान लो आपके 10 में से 8 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट हुआ। नाउ डज दैट मीन कि वो ट्रेड्स परफेक्ट थे? भाई, अगर बाकी 2 में बड़ा लॉस हो रहा है तो इट इज एन इवन बिगर सिग्नल कि आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में भी प्रॉब्लम है। बस उन ट्रेड्स में मार्केट मूवमेंट आपके फेवर में आया होगा, बट मोस्ट लाइकली यू डिड नॉट हैव अ प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम इन एनी ऑफ दोस ट्रेड्स। और एक बात, हिट रेशियो मोर और लेस मार्केट के कंट्रोल में होगा, क्योंकि देखो, आपके चाहने या ना चाहने से तो मार्केट आपके फेवर में मूव नहीं होगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। हर ट्रेड के पहले आप डिसाइड कर सकते हो कि गलत जाने पे कितना लूज करना है, और अगर इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो कितना अर्न करना है। वो कंट्रोल अगर आपके पास नहीं है तो आपका ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ लक पे चल रहा है। अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो पहले ये इंश्योर करो कि ट्रेडिंग सस्टेनेबल है या नहीं। अब सस्टेनेबल ट्रेडिंग क्या होता है, ये अगर आप सोच रहे हो तो जस्ट रिमेंबर दिस वन फॉर्मूला। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक्यूरेसी नहीं, एक्सपेक्टेंसी ट्रैक करते हैं, और एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला है विन परसेंटेज इनटू एवरेज विन माइनस लॉस परसेंटेज इनटू एवरेज लॉस। यही बताता है कि आपका सिस्टम लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएगा या नहीं, लॉन्ग टर्म में आपका ट्रेडिंग सिस्टम सस्टेनेबल है या नहीं। 10 ट्रेड्स लिए, सिर्फ 3 में प्रॉफिट हुआ, लेकिन हर लॉस 1 रुपए का और हर प्रॉफिट 3-4 रुपए का, तो आप 30% एक्यूरेसी के साथ भी प्रॉफिट में रहोगे। ट्रेडिंग में जीतने के लिए हमेशा सही होना जरूरी नहीं है, गलत होके भी जिंदा रहना, दैट्स द माइंडसेट शिफ्ट। और हां, एक्सपीरियंस के साथ आपका 3 ट्रेड्स से 4, 5, 6 ट्रेड्स में प्रॉफिटेबल होना, दैट इज प्रोग्रेस। बट बिफोर प्रोग्रेस comes the first step, which is risk reward ratio. Now instead of the risk reward ratio, अगर आप भी एक्यूरेसी के पीछे भागते हो तो लेट मी टेल यू, हाई एक्यूरेसी ट्रेडर्स का एक कॉमन पैटर्न होता है जल्दी एग्जिट करना ताकि आपका प्रॉफिट लॉक हो जाए, स्टॉप लॉस को अवॉइड करना ताकि एक्यूरेसी खराब ना दिखे, और ऑलमोस्ट हर ट्रेड में नेगेटिव एवरेजिंग करना ताकि आपके उस ट्रेड का पीएनएल ग्रीन में दिखे। जब आप पूरा फोकस आपकी ट्रेडिंग के एक्यूरेसी पर रखते हो तो आपको लगता है कि आप स्मार्ट बन रहे हो, पर रियलिटी में आप मार्केट से डर रहे हो। और जब आपके डिसीजंस फियर या ईगो से ड्रिवन होते हैं तो सिस्टम सिर्फ ऊपर से स्टेबल दिखता है, अंदर से वो बहुत वीक होता है। ऐसे केसेस में अगर एक दिन भी मार्केट अनप्रेडिक्टेबल मूव दे दे तो सब कुछ हिल जाता है। आज तक अगर आपने भी एक्यूरेसी पर बहुत फोकस किया और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इग्नोर किया तो कमेंट यस अंडर दिस चैट। अब सोचो एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम जिसमें आप 50% टाइम्स गलत हो पर फिर भी प्रॉफिट बना रहे हो नेट नेट। क्या ये सिस्टम ज्यादा पावरफुल नहीं है कंपेयर टू अ सिस्टम जिसमें आप 80% टाइम्स सही हो फिर भी ब्रेक इवन नहीं हो पा रहा, या कई बार तो लॉस हो रहा है? रिस्क रिवॉर्ड का मतलब सिर्फ 1:2, 1:3 नंबर्स नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब है मुझे हर ट्रेड से पहले पता है कि ये ट्रेड अगर फेल हुआ तो मैं कितना लूज करूंगा, अगर ये ट्रेड चल गया तो क्या उस रिवॉर्ड के लिए ये जो रिस्क है वो वर्थ होगा। अगर ये सवाल हर बार आप ऑनेस्टली आंसर कर पा रहे हो देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक एज अ ट्रेडर। अब आपको शायद लगेगा कि सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ही फोकस करना है, तो क्या एक्यूरेसी
और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को इग्नोर कर दे? ऑफ कोर्स नॉट। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक्यूरेसी तो बाद में आएगी। पहले ये सीखो कि गलत होने के बाद भी कैसे आप मार्केट में बने रह सकते हो, क्योंकि जब तक आप जिंदा हो तब तक आपका सिस्टम रिफाइन हो सकता है। लेकिन अगर कैपिटल ही ब्लो हो गया, सारा कैपिटल खत्म हो गया, तो एक्यूरेसी का क्या करोगे? और आप ही सोचो, अगर आप अभी बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर हो, तो एक्यूरेसी के पीछे भागना मतलब सीधा मार्केट को बीट करने की कोशिश करना। और मार्केट को बीट करना, दैट्स नॉट योर जॉब राइट नाउ। आपका काम है खुद को बीट करना, खुद का परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। आपने खुद से कहा था कि एसएल यहां होगा, क्या आप उसे रिस्पेक्ट कर पाए? टारगेट ये होगा, क्या आप उस पॉइंट तक रुक पाए? आपने कहा था 1:3 के नीचे का सेटअप नहीं लूंगा, क्या आपने इंपल्स में उस रूल को तोड़ दिया? पहले ये सब बीट करना है, तब जाके एक्यूरेसी और मार्केट को बीट करने के बारे में सोचना। योर फर्स्ट स्टेप शुड बी कि एक ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट कर लो जिसके सहारे आप मैथमेटिकली मार्केट में सरवाइव कर सकते हो, लाइक 1:2.5, 1:3 और मोर देन दैट। फिर एक ऐसा सेटअप ढूंढो जिसमें लॉजिकल, टेक्निकली साउंड एंट्री आपको मिल सके, जहां स्टॉप लॉस और टारगेट क्लियरली डिफाइंड हो। और जब आप ऐसे किसी सेटअप में कोई ट्रेड एंटर करते हो, तो या तो एसएल हिट होने दो या टारगेट हिट होने का वेट करो, बिना इंटरवीन किए, बिना आपका एग्जिट मॉडिफाई किए। अगर आप टारगेट और स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर सकते, तो सीधा प्रोटेक्शन ऑर्डर लगा दो। पंच प्रोटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर्स का यूज करके यू कैन ट्राई टू बी मोर डिसिप्लिन, क्योंकि आपका टारगेट स्टॉप लॉस पहले ही आपके सिस्टम में डाल सकते हो विदाउट इवन ब्लॉकिंग योर एक्स्ट्रा मार्जिन। अब ये डिसिप्लिन जब आ जाएगा, फिर सोचना प्रोबेबिलिटी और एक्यूरेसी के बारे में। पहले सिस्टम बिल्ड करो जिसमें हर गलत ट्रेड आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं करेगा। फिर सीखना शुरू करो कि कौन सा पैटर्न या कॉन्टेक्स्ट आपको ट्रेडिंग में एज देता है। ट्रेडिंग का पहला गोल एक्यूरेसी नहीं है, ट्रेडिंग का पहला गोल है सर्वाइवल। और सर्वाइवल का सिंपल रूल है, पहले खुद को मास्टर करो, खुद के साइकोलॉजी को मास्टर करो। मार्केट को मास्टर करना बहुत बात की बात है।